नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मुंबई में एक बार फिर बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। सड़कों पर पोस्टर लगे हैं, मंचों पर भाषण हो रहे हैं और हर तरफ वादों की गूंज है। कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई भ्रष्टाचार की, तो कोई भविष्य के सुनहरे सपनों की। लेकिन इस चुनावी शोर में अक्सर दब जाती है मुंबई के आम नागरिक, आम व्यक्ति की आवाज। वो नागरिक जो हर मॉनसून में पानी से भरी सड़कों से जूझता है, जो लोकल ट्रेन में रोज अपनी जगह के लिए जद्दोजहद करता है, लड़ता है और आसमान छूते घरों के सपनों के बीच आज भी एक सुरक्षित छत की तलाश में है। ये वही मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए अब भी संघर्ष जारी है। आज हम राजनीति से हटकर, वादों से आगे बढ़कर मुंबई की असली तस्वीर पर बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक जुड़ेंगे जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, कोई नेता नहीं है, बल्कि मुंबई के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए चुनावी नारों से आगे बढ़ते हुए उस मुंबई की बात करें जिसमें हम जीते हैं, आप जीते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं और जिसे हम बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आज की मुंबई की एक असली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बदली है। 7 द्वीपों को मिलाकर बना बॉम्बे शहर देश की पहली रेल सेवा के साथ जुड़कर मैक्सिमम सिटी बन गया, एक इंटरनेशनल सिटी। ये एक ऐसा शहर है जहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का बजट देश के 10 बड़े महानगर और कुछ राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। यहां रोजाना करीब 80 लाख लोग मुंबई लोकल के जरिए घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते जाते हैं। ऐसा शहर जहां की आबादी इतनी ज्यादा है कि एक आदमी के हिस्से में यहां सिर्फ 1.1 वर्ग मीटर खाली जगह आती है। हालांकि पिछले एक दशक में मुंबई बहुत तेजी से बदली है। एक साथ इंफ्रा पर मुंबई में जितना काम हो रहा है उतना शायद ही पहले कभी हुआ हो। कोस्टल रोड, अटल सेतु, बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई के बदलते इंफ्रा की कहानी कहते हैं। मुंबई में मेट्रो का जाल भी फैल गया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के मौसम में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे भ्रष्टाचार की पोल खोलते नजर आते हैं। मुंबई को रफ्तार देने के लिए नए प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन क्या ये मुंबईकर्स की परेशानी को खत्म करने के लिए काफी है, या फिर मिशन मुंबई को पूरा करने के लिए नए आर्थिक सामाजिक दर्शन की जरूरत है? टाउन प्लानिंग के लिए नए सिरे से सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आज मुंबई भी साफ हवा पानी के लिए तरस रही है। गुड क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सपना बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और बारिश में मुंबई फंसी नजर आती है। ये इसके इंटरनेशनल शहर होने के सपनों की राह में सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। आज लगातार बढ़ते रहने वाले खर्चों, छोटे घरों और कभी न खत्म होने वाली भागदौड़ के साथ मुंबई ड्रीम्स पर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और राजनीतिक पार्टियां मुंबई को नई रफ्तार देने के अपने अपने वादे कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिस शहर का बजट देश के 10 बड़े महानगरों से भी ज्यादा है, उसकी हालत अभी भी खराब क्यों है? या फिर क्या सच में मुंबई पर इतना बोझ बढ़ गया है कि अब ये उससे संभल नहीं पा रहा है? या फिर मुंबई में क्या ऐसा किया जाए कि ये फिर से किसी मेहनती इंसान के लिए सबसे ज्यादा कमाई वाला शहर बन जाए? आखिर कैसे मुंबई सपने सच करने वाले शहर के तौर पर अपनी पहचान बनाए रख सकता है? और क्या हमारे राजनेताओं के पास मुंबई को बेस्ट बनाने का प्लान है? जी, तो कैसे बनेगा मुंबई बेस्ट? और चुनाव तो हैं, चुनावी वादे भी हैं, लेकिन अभी आपने जो देखी वो मुंबई की असली कहानी है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, चर्चा खास है तो मेहमान भी खास होने चाहिए, इसलिए आज हमने कुछ शानदार मुंबईकर्स को आमंत्रित किया है। एक एक करके मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एड गुरु प्रहलाद कक्कड़, जो मुंबई को उसकी अपनी स्पिरिट में जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं और बोलते भी हैं। साथ ही जुड़ रही हैं फैशन डिजाइनर, सोशलाइट, पॉलिटिशियन और एक मुंबईकर शाइना एनसी, जो आज एक नेता के तौर पे बात नहीं करेगी डेफिनेटली। साथ ही हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों पर भी एक बड़ी अथॉरिटी रखते हैं। और साथ ही एक और खास मेहमान जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर पवन अग्रवाल,
उन्हें पूरी दुनिया मुंबई के डिब्बा सिस्टम और उसके पीछे के मैनेजमेंट के सबसे बड़े एक्सपर्ट के तौर पर जानती हैं। डॉक्टर अग्रवाल एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक विशुद्ध मुंबईकर भी हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल सहित सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मौका तो चुनाव का है, लेकिन हम चुनावी बहस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुंबई की और बात करेंगे पूरे दिल के साथ कि इस शहर को क्या चाहिए। तो वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन मैं आज शुरुआत करता हूं जो पैनल पे सबसे बड़े हैं, लेकिन उस शायद उम्र में ही सबसे बड़े हैं, दिल में हम सबसे छोटे होंगे। आज भी उनका बेबाक अंदाज ये शहर जानता है। कक्कड़ साहब, चूंकि आप एक एड गुरु हैं, आप एक ब्रांड गुरु हैं, तो मैं अगर मुंबई को एक ब्रांड के तौर पे देखूं, देखिए लोग न्यूयॉर्क की बात करते हैं ब्रांडेड शहर, लोग मेलबर्न की बात करते हैं ब्रांडेड शहर, जापान की बात करते हैं, ये शहर सब अपने आप में एक बड़े बड़े ब्रांड हैं और वो मौका हमें मुंबई देता है कि हम भी वो प्राइड फील कर सकें। तो समझ लीजिए कि मुंबई एक ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड आपके हिसाब से कहां खड़ा है? क्या वो उतना बड़ा है कि हम फक्र करें? देखिए, मुंबई का जो ब्रांड है वो दुनिया भर से सबसे बेहतरीन है। वो है द स्पिरिट ऑफ बॉम्बे। और द स्पिरिट ऑफ मुंबई क्या है कि जो इधर काम करने आते हैं वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। जहां से आते हैं दुनिया से, जब मुंबई शहर पे आते हैं तो वो काम करने, रोटी कमाने, और दे आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर वर्क। सो इट इज द ओनली प्रोफेशनल सिटी दैट आई हैव सीन इन इंडिया। कहीं भी आप भरोसा नहीं रख सकते किसी के वर्ड पे जितना बम्बई के प्रोफेशनल से आप भरोसा रख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम मार खा रहे हैं क्योंकि वी हैव अ बंच ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर प्रोबेबली द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड द प्रॉब्लम इज दैट उनको कमिटमेंट नहीं है शहर के बारे, उनको कमिटमेंट है सिर्फ अपने बारे। तो एक छोटी सी चीज, जब हम देश से सैटेलाइट से आउटर स्पेस जा सकते हैं, हम अपनी सड़कें नहीं बना सकते इधर शहर में। बाकी के सब पूरी कंट्री में अच्छी सड़कें बन गई है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में सड़कें अच्छी नहीं है, बाकी के शहरों में सब अच्छी सड़कें हो गई हैं। मुंबई में नहीं हुई है बिकॉज ऑफ करप्शन। So we get a bad name because of infrastructure, not for anything else. We get a bad name for planning, not for anything else. We get a bad name क्योंकि हमारा political will ही नहीं है कुछ improvement करने के लिए। और फिर आबादी इतनी बढ़ रही है कि अगर इसको रोक टाक ना करें इन some way, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर टाइम कम ही रहेगा। We will always be behind. We will be chasing. We will never be on top. जी, तो बिल्कुल सही कहा प्रहलाद साहब ने कि बहुत बड़ा ब्रांड है और क्या स्पिरिट है, सब कुछ है, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं, एक सड़क जैसी चीज़ की बात कर लें तो डेफिनेटली इस शहर के पास एक अच्छी सड़क नहीं है। वो रीसेंट वाले कुछ काम को हम जो अगर छोड़ दें, जो बड़े आइकॉनिक काम हैं जिनके नाम अभी आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर, इनफैक्ट आपने हमारी स्टोरी में सुन भी लिए, लेकिन उसको छोड़ें तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला जो सड़कें होनी चाहिए, और इसी देश के अंदर उदाहरण मौजूद है, सारे राज्यों में क्या सड़कें बन रही हैं, क्या बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 30 किलोमीटर का बोरीवली से लेकर अगर मैं बांद्रा तक बात करूं सबर्ब में, उस 30 किलोमीटर के अंदर आपको 30 प्रकार की सड़क दिख जाएगी, बहुत कुछ होगा। शायना जी, तो इस सिटी के पास स्पिरिट है, इस सिटी के पास ग्लैमर है, इस सिटी के पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं है? और शायद प्रॉपर प्लानिंग भी हो, अभी हम गुलाम साहब से पूछेंगे, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने की विल नहीं है, उसे करने की वो ईमानदारी नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो मिसिंग है कहीं। अफसोस की बात यह है कि 25 साल हमने सिर्फ खड्डे मुक्त मुंबई जैसे शब्दों का नारा का इस्तेमाल किया, लेकिन 26 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो जेल गए हैं, शासन प्रशासन जेल गए हैं, और पता चला कि क्या भ्रष्टाचार है और किस सीमा पार ये भ्रष्टाचार, जहां राजनीतिक दल और प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर्स सभी हैंड इन ग्लव। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया कि एक खड्डे मुक्त
मुंबई, जिसका मतलब है कि 1225 किलोमीटर जो मुंबई का है फेज 1 एंड फेज 2 में 400 किलोमीटर ऑलरेडी पूरा कॉन्क्रीटाइज हुआ है, जहां यूटिलिटी डक्ट्स है वो भीतर है, यूटिलिटी टनल्स जहां आवश्यकता है, क्योंकि 17 ऐसे सर्विसेज की आवश्यकता है जहां खोदना पड़ता था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, मैं एकमात्र आपको जवाब दूं, लैक ऑफ राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जो भ्रष्टाचार दिखाई दिया वो इतना डीप रूटेड है कि कहीं ना कहीं ये खुलासा करना ज़रूरी था। और मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में जहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 ख़त्म है और इसके बाद 700 किलोमीटर जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो पूरा टाइमलाइन जो है अप्रैल 27, तो इतना लंबा नहीं। और ये एक आश्वासन ही नहीं, मैं मानती हूँ कि इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल और शासन प्रशासन दोनों को काम करना है। और मैं मानती हूँ कि जो काम नहीं हुआ वो भी हो सकता है और होगा। सेम विद सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आपको पता है मुंबई में जो भी एफ्लुएंस और गंदगी सिर्फ दरिया में ऐसे ही फेंकते थे। 25 साल एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। फिलहाल 17,000 करोड़ का बजट है 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ताकि आप देखें हमारा जो शोरलाइन है दुबई जैसा हो या कोई अन्य शहर जहां एक सी फ्रंट है और वो पानी बिल्कुल ब्लू और साफ सुथरा रहेगा। और तीसरा जो है पर्यावरण के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर 17,000 करोड़ का जो बजटरी एलोकेशन, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव्स हम देखें कि एक हकीकत हो। ये ग्रीन इनिशिएटिव्स के साथ साथ 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस जहां कार्बन इमिशन कम हो, और 435 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास मेट्रो दैट कनेक्ट्स नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो मैं नहीं मानूंगी कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जो पिछले शासनकाल में नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा तो प्रेरित रहा राजनीति से शाइना का जवाब, और होगा भी, क्योंकि शाइना आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन शाइना जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक जहां नहीं रखूंगा कि काम तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी की ही सरकार कहें और जैसे भी जिस भी युति की सरकार कह लें, अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें प्रायोरिटी वाइज पहले काम होना चाहिए था, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इम्पैक्ट आए वो काम पहले होना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ। मैं आऊंगा और उन चीजों पर, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं नहीं सहमत हूं आपसे। ठीक है मैम, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। आज जो हम कैसी बात कर रही मैम, मैंने अभी एक सड़क का जिक्र किया, मैंने एक सड़क का जिक्र किया अभी, उस सड़क पे पता नहीं आप चली हैं कि नहीं चली हैं, हम तो रोज चलते हैं, हम रोज चलते हैं मैम। आई एम सॉरी, आई कांट एग्री विद यू एनी मोर। काम करना, अब वो बीएमसी की कमी है, वो राज्य सरकार की कमी है, वो दोनों की जॉइंट कमी है, लेकिन एक ओपन सीक्रेट है मैम, उस सड़क पर एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2 साल तक उसने कोई काम नहीं किया। जब पीयूष गोयल साहब वहां से चुनाव लड़े बोरीवली का, तब जाकर वो एक 150 मीटर का टुकड़ा ठीक होता है शहर के अंदर, बिकॉज की गोयल साहब को वहां से चुनाव लड़ना है। तो ये बात तो बेकार की है। गुलाम जिया साहब, नो डाउट इस शहर के अंदर काम हुआ है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात कहूं तो जो आइकॉनिक काम है आपका, अटल सेतु का बनना, अभी नवी मुंबई का एयरपोर्ट आ गया, जो पहले कई सालों से बात हो रही थी, उस मामले में शाइना बिल्कुल सही है कि बहुत लंबे समय से काम अटके हुए थे जो अब जाकर हो रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट है और इनकी भी जरूरत है इस शहर को, नो डाउट। छोटे छोटे कामों का जो मेरा थोड़ा सा अंदर से गुबार निकल गया वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, किसी भी शहर के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी कुछ जाके एक चीज कर दी, शहर अपने तरीके से चलेगा, समय के आगे कोई नहीं निकला है। तो मुंबई के लिए ओवरऑल क्या गलत हो गया, और अब एक साथ इतना काम करके क्या हम वो सारी भरपाई कर जाएंगे? विपिन जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूं मैं अपना कि ऐसे डिग्निटरीज के साथ आज मैं प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं। क्योंकि बात चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, पिछले चंद वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मुंबई में एक इम्प्रूवमेंट दिखा है वो अनबिलीवेबल रहा है। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, 56 साल मैंने इस शहर में गुजारे हैं। जो पिछले चंद वर्षों में देखा वो शायद उम्र के पहले 50 वर्षों में मैं नहीं देख पाया हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर में जो कुछ काम इकट्ठा लिया जा रहा है, दरअसल
पिछले कम से कम 5-8 साल 10 साल से हम बच्चों को ये उम्मीद दिलाते चले आ रहे हैं कि हम कुछ एक वक्त के लिए एक सिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन, एक वक्त आएगा जब हम ये सारे मेट्रोज, ये सारी चमकदार सड़कों और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम फायदा पूरी तरह से उठा पाएंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मायूसी तो दिल में जरूर घर कर जाती है, क्या मेरी अगली जनरेशन ही इस सारी चीजों को एंजॉय कर पाएगी, या मेरे नसीब में भी उस चीजों को एंजॉय करना लिखा हुआ है? क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी मंजिल अब भी काफी दूर है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, शायना जी से भी सहमत हूं कि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए शायद वो अब भी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। और मैं अगर चाहूं कि अगले 10-15 वर्ष में ये सारी चीजें होते हुए दिखाई दी ताकि मेरी उम्र में इसे एंजॉय कर पाऊं, तो शायना बुरा ना मानिएगा, हम तो चाहते हैं कि इसमें और रफ्तार आए। ये शहर हमसे, आपसे, हम तमाम लोगों से बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबकी इकट्ठी जरूरत है, और उस पर जितना काम किया जाए वो कम है, लेकिन जिस कदर काम हो रहा है वो काफी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इजाफे की जरूरत है। ओवर टू विपिन जी। जी, पवन साहब भी है मेरे पास। पवन साहब, चूंकि आप एक ऐसी चीज़ से एसोसिएटेड हैं जो अगेन अपने आप में एक कीर्तिमान बनाती है, डिब्बा वाला वो कहानी पूरी दुनिया को पता है, तो वो तो एक चीज़ हुई, और डेफिनेटली उसमें गहरा मैनेजमेंट है, उसके बिना वो संभव नहीं हो। वो भी एक ऐसे शहर के अंदर जो कई मामलों में बड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है जब ट्रैवल करने की बात हो, सड़कों पर चलना हो, ट्रेन पर चलना हो, पीक आवर्स में चलना हो, हम सबको वो तस्वीरें पता हैं। आपके लिहाज से अब इतने सालों से आप भी ये सर्विस कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया जब आपके डब्बा वाले डब्बा लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? तो वो भी तो इन सारी समस्याओं से दो चार होते होंगे। मॉनसून का मौसम है, कोई और मौसम है, ट्रेन्स हैं, सड़क हैं, बसेस हैं, क्या सब कुछ इतना स्मूथ और अच्छा है या जिसके लिए कोई शिकायत ना हो? विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे से नाचीज़ का बुलाया। और सही में ये गहरा प्रश्न है कि जहाँ तक मुंबई का विकास है सर, कुछ ही सालों में देखते देखते अटल सेतु या आपका कोस्टल रोड या पता नहीं बड़े बड़े मेट्रो देखिए, लेकिन साहब कुछ जो अंदरूनी सुविधाएं हैं वो धरे की धरी है। जैसे आप डिब्बे वालों का विषय निकाला आपने, सर डिब्बे वालों के लिए लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। आप भी जानते हैं 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं सर। जिस लोकल ट्रेन में 80 लाख लोग, सर आम आदमी, मैं गलत हो तो क्षमा करें सर, आम आदमी को बड़ी बड़ी सुविधाएं से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं, उनका उपयोग नहीं है। आम आदमी क्या बोलता है, सर मेरे अंदरूनी इलाके में पानी है, सड़कें बगैर गड्ढे की है, मैं कहीं जाता हूँ सर डब्बा वाला 50 किलो बोझा लेके चलता है कि ठोकर मार के गिरता हो तो एक्सीडेंट होता है, कहीं पर होल है, मैनहोल है, गिर जाता है। दिक्कत क्या है साहब, जब कभी इस पे बहस होती है तो ये बहस में समाधान कम होता है, घमासान ज़्यादा होता है। हम एक दूसरे के ऊपर बस गिरते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सर जो भी मुंबई में काम कर रहे, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो या कोई भी हो, सर कई सालों से कर रहे हैं। हम लोग ये बात को कल पर ढकेलते हैं, कल ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। सर मेरी गुजारिश है हम आम आदमी की तरफ से, सबकी तरफ से, कि ये सभी लोगों ने सर आम आदमी की सुविधाओं के पास ज़्यादा ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। सर बहुत अच्छा लगता है कि जिनके पास 280 स्क्वायर फीट का मकान था उनको 500 स्क्वायर फीट का मकान मिल रहा है, लेकिन मकान के बाहर सुविधा ही नहीं है। सर मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग नहीं है। तो सर इस सुविधाओं को जब तक ध्यान नहीं दोगे, वरना सर मुंबई ने तो बहुत विकास किया है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है वो मुंबई में है। हमें मुंबई मेरी जान लगती है और हमें आन बान शान से हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि पूरे भारत में मुंबई जैसा शहर नहीं, हमें गर्व है। लेकिन छोटी छोटी बातों के पास ध्यान देना होगा, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, जब आप जान कहते हैं तो पीड़ा तो तभी होती है ना, जान ना कहें तो पीड़ा क्यों होगी। कमिंग बैक टू यू शाइना अगेन, वरना आप कहेंगे कि आपने बस एक तरफ की बात बोल दी। जो विकास के कार्य हुए हैं उसमें कोई शक की बात नहीं है। गुलाम साहब ने भी सेकंड किया, इनफैक्ट पवन सर ने भी सेकंड किया कि वो बहुत बड़े मेगा आइकनिक काम हैं और डेफिनेटली उनके अपने जो रिजल्ट निकलेंगे वो निकलेंगे भी। अभी हम और उस पर आगे चर्चा करेंगे, पर मैम बात हो रही है छोटी छोटी बुनियादी चीजों की, उन पे कौन ध्यान देगा? शाइना जी जी से बात करें ना, सर्वप्रथम वो यही आपको पूछेगा
पूछेंगे कि पर्यावरण के लिए आपने क्या। हेलो, अच्छा ठीक है, एक बार हम कक्कड़ साहब के पास जाते हैं। तो कक्कड़ साहब, अब अगर हम बात करें शहर की अगेन, तो एक ऐसा शहर जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन हमने बात की अभी, जैसे जो पवन सर ने एक एग्जाम्पल रखा या और अभी हमारी बातचीत हुई वहाँ पर, वो हम क्यों लैक करते हैं? एक तरफ हमारे पास इतना पैसा है, भ्रष्टाचार चलिए उसका एक रीज़न हमने मान लिया, और बहुत सारे जो बड़े सिटीज़ हैं या दूसरे देश हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या हमारी ओवरऑल प्लानिंग में ही कोई मिस्टेक है, हमारे एग्जीक्यूशनल तरीकों में मिस्टेक है, या हम वक्त से बहुत पीछे चल रहे हैं, जबकि मुंबई देश का सबसे एडवांस शहर भी कहलाया जाता है? वक्त से तो बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, बिकॉज जितनी आबादी बढ़ रही है और जितने शहर में लोग आ रहे हैं उसके मुताबिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कीप अप नहीं कर रहा। द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर सीइंग, जो अभी देख रहे हैं आप, जो बड़ी बड़ी ये इमारतें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये कोस्टल रोड बन रहा है, दीज आर वेरी गुड ऑप्टिक्स, बट दे आर मेंट नॉट फॉर द नागरिक। जो आम आदमी जो नागरिक है शहर का, जो छोटी छोटी गलियों में रहता है, छोटे छोटे मोहल्लों में रहता है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी अब मेट्रो बना दिया, मेट्रो यू हैव टू बी एबल टू अफोर्ड द मेट्रो। जो मेन स्ट्रीम अभी तक भी हमारी जो नस जो है वो लोकल ट्रेन है, अभी लोकल ट्रेन को तो इम्प्रूव करो ना, तो नागरिक को कुछ फर्क पड़ेगा। अभी डब्बे वाले हैं, दे आर द पल्स ऑफ दिस सिटी। सबसे बड़ी शान जो है हमारे प्रोफेशनल्स में, they're not scientists, they're not doctors, they're not anybody else, they are डब्बा वालास। कैन यू इमेजिन के हमारे डब्बे वाले हमारे शहर के सबसे बड़े शान हैं। इनको क्या दिन पर दिन क्या तकलीफ होती है और कितनी हो रही है ऊपर से और बढ़ रही है। एक जमाने में डब्बा आपका पहुंच जाता था आपके दफ्तर में और आप नहीं पहुंच सकते थे मॉनसून के टाइम में, पर डब्बा आपका पहुंच जाता था। अभी आप भी नहीं पहुंच सकते और डब्बा भी नहीं पहुंच सकता। तो आई मीन इफ यू लुक एट सिम्टम, अगर आप सिम्टम देखिए, एक सिम्टम पकड़िए डब्बा वाला और उनकी तकलीफें और उनका एफिशिएंसी आप देखिए, तो डिस्पाइट नो सपोर्ट, डिस्पाइट नो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, बिकॉज उनकी स्पिरिट कितनी है जो अभी तक वो काम कर रहे हैं और इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोई और शहर में होता तो अब तक कोलैप्स हो जाता पूरा। बिल्कुल। तो आई थिंक शायना फिर से कनेक्ट हो गई है। शायना, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल जी। तो मैम पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि आप गुलाम साहब की कितनी बात सुन पाई या पवन जी की, और आफ्टर दैट प्रहलाद सर की कितनी बात नहीं सुन पाए। लेकिन कमिंग बैक टू यू, हाँ जी कोई बात नहीं। तो जो मेरा मूल प्रश्न था मैम, उसके बाद शायद गुलाम साहब ने भी वही कहा, पवन जी ने भी वही कहा कि हमारे इस शहर में बहुत बड़े काम हो रहे हैं, बहुत आइकॉनिक काम हो रहे हैं, और वो है भी हम सबके सामने, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे हमारी कोस्टल रोड हो, या और भी कई काम, नया हवाई अड्डा हो। लेकिन जो डे टू डे वाली चीज़ें हैं, जिससे आम आदमी, बहुत सारी बातें पवन जी ने की थी, अब मैं दोहराऊंगा तो लंबा हो जाएगा, उन्होंने डब्बों वालों का भी उदाहरण दिया है, आम व्यक्ति का भी उदाहरण, उनका मैम, उनका जो डे टू डे की छोटी छोटी तकलीफें हैं, उनका निराकरण कहाँ है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि संवेदनशीलता है, क्योंकि आप देखिए कि महिला को लेके आज क्या चाहती है महिला? वो चाहती है कि बीएसटी के बस फेयर्स में उनको 50% मुआवजा मिले, एसटी के बसेस में भी उनको 50% मुआवजा मिले। जो उसको एक लोन चाहिए तो वो आज बीएमसी में जाके 5 लाख तक लोन ले सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। ये कभी नहीं था। स्वास्थ्य की बात करें तो बीएमसी हॉस्पिटल्स में सर्वाइकल कैंसर जैसे कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं, वहाँ वैक्सीनेशंस भी मिल रहे हैं। साथ साथ देख रहे हैं कि बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स एम्स के स्तर पे बनाएं। अभी मैं मानती हूँ कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्यों, क्योंकि केंद्र में एक सरकार, प्रदेश में एक सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक सरकार, तो अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप है। कोई बहानाबाजी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। और जहाँ तक ये लूट मार की बात है, बहुत सारे स्कैम्स उजागर हुए। मिठी रिवर स्कैम, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना खर्चा हुआ और किसको मिला, क्या हुआ इसमें। कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जब आप बात करते हैं तो जो 26 लोग गए जेल में, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो कैसे वापस आए सिस्टम में। तो आपको फुल प्रूफ मेजर्स चाहिए। यहाँ आईआईटी के एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यूटिलिटी डक्ट्स की बात मैंने की। क्यों है यूटिलिटी डक्ट्स और यूटिलिटी टनल्स की आवश्यकता? क्योंकि खोदम खादी न हो और जो भी काम हो 15-20 साल 25 साल तक चले। तो ये सब चीज़ है ना, वो कॉमन सिटीजन। आज जब आप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, 25 साल में एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। सबका नज़र है ये 70,000 करोड़ की बजट के ऊपर, लेकिन कोई नहीं देख रहा है कि ये बजट कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे खर्च किया जाए आम नागरिक के लिए। और आम नागरिक के लिए जो आपको खर्च करना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टॉप टू बॉटम। इसलिए मैंने कहा, जब ये मेट्रो की बात हो रही थी तो आपको याद है कि थोड़े दल और थोड़े युवा नेता ने कहा कि स्टॉप द कार शेड। उसमें 12,000 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन, ये आपका मेरा पैसा है। टैक्स पेयर्स भी देख रहे हैं कि मुंबई आज एक आर्थिक राजधानी के साथ साथ जब भारत एक चौथे नंबर पे इकोनॉमी में आ गया है, सो इजंट मुंबई अ ह्यूज स्टेक होल्डर? फिनटेक हब हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हमारा भी योगदान है। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज, जैसे कि हर एक गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरा देखें, कि कचरे का जो, और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि सिटीजन्स का भी प्रोएक्टिव रोल की आवश्यकता है, जहाँ वो देखें कि समझ लीजिए का गार्बेज सेग्रीगेशन, उसमें हमारा भी योगदान है। सिर्फ हर चीज़ प्रशासन के ऊपर थोपना और बोलना कि उनको ही करना है, ये गलत होगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मीनिंगफुल डिबेट, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और क्या सहभागी आम जनता का भी, और साथ साथ जहाँ तक पॉलिटिकल क्लास है, जो भी चुन के आए 15-16 तारीख तक पता चलेगा, और वहाँ अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी फुल प्रूफ। ठीक है। गुलाम साहब, एक बड़ी समस्या जो इस घर की है वो आशियाने की है। मीनवाइल अभी जिस तरह का रियल एस्टेट साइकिल हमने देखा, तो मुंबई में ऑलरेडी महंगा घर था, वो और महंगा हो गया। हालांकि रीडेवलपमेंट हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो क्या उससे समाधान मिलेगा? लेकिन शायद कीमत तो वहां भी कम नहीं है। जी, कुछ बोल रही हैं शायना? हाँ, बोलिए। सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ वहाँ, ये पगड़ी मुक्त मुंबई, पगड़ी मुक्त मुंबई, ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। 20,000 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसको ओसी मिलेंगे। क्लस्टर रीडेवलपमेंट 17 जगह पे हो रहा है। मैंने रमाबाई नगर का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि 17,000 जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको पक्का घर मिला है, और ये कर दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। बीडीडी चौल में, नायगांव में हो, वर्ली में हो, एनएम जोशी मार्ग में, वहाँ भी स्थानिक लोगों को अपना घर मिला है, हक का घर। तो ये पूरा प्लानिंग जो है कि 35 लाख लोगों को नए घर मिले। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेके सेस बिल्डिंग्स में इतनी आपत्ति हो रही थी पहले कि कैसे परमिशन लिया जाए, इतना भ्रष्टाचार, ये सब स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता थी, जो हो रहा है। तो हर चीज नेगेटिव में न देखते हुए मैं मानूंगी कि टाइमलाइन सेट करते हुए पॉजिटिव वे फॉरवर्ड देखने मिलेगा अभी। ठीक है गुलाम साहब, तो मैम की जो बात है उस पर भी अपनी राय रखिएगा, और जो मेरा सवाल था वो तो है ही। माफ कीजिएगा अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, अपना सवाल दोहराएं, क्योंकि इस बैक एंड फोर्थ में शायद मेरे जहन से वो उतर गया। प्लीज अगर अपना सवाल मेरा सवाल ये था सर कि इस शहर की एक बड़ी समस्या ये भी कि यहाँ आदमी तो हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन उसका आशियाना, उसको रहने की छत जो है अभी भी इतना स्लम है, जबकि इतने सारे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम इस शहर के लिए वक्त वक्त पर होते रहे, बहुत कुछ अभी भी हो रहा है, लेकिन आपको उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और घरों के दाम, भले ही आपकी रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट कहे कि हमारी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, लेकिन ऑलरेडी जहां पर हैं वो कई लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं। उस समस्या का क्या समाधान होगा? मैम ने कुछ चीजों पे जिक्र किया, शायद आपने वो सुना होगा, उसको भी जोड़ते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं।
जी बिल्कुल। मुंबई में आशियाना पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है एक तवील अरसे तक रहेगा, क्योंकि अब भी मुझे उसमें कोई बड़ा समाधान होता नहीं दिख रहा। क्योंकि जितनी सारी नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, उसके बावजूद भी कीमतों का जो बढ़ना है वो पूरी तरह से चल रहा है। ये साल भर में कुछ एक लोकेशंस हैं, साल डेढ़ साल के अंदर, जहां पर, जैसे अगर मैं वर्ली जैसे लोकेशन की बात करूं, वर्ली सी फेस की, कि जहां पर आज से शायद डेढ़ साल पहले बमुश्किल 75 से 80 हजार रुपए स्क्वायर फीट के मकान पाए जाते थे, आज वहां 2 लाख की बात चल रही है। तो अगर आप ये जो जो स्पीड से, जिस रफ्तार से मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं, वो बिल्कुल दर्शाता है कि आगे चल के शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुंबई में जगह इवन अपर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हमें फिर दोबारा वही जो बैक ऑफ द बियॉन्ड एरियाज इन्हें कह सकते हैं, फार रिमोट एरियाज, डोंबिवली चले जाइएगा, या पनवेल चले जाइए, या विरार के आगे चले जाएं, ये सारी चीजों में कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर आपको मकान अगर अफोर्डेबल मिल रहा है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उस पर भी जो पहले सवाल खड़ा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल साहब और प्रहलाद कक्कड़ जी ने बताया, जो बात मेन है, जो आपके 70-80% जो लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, एसएससी क्लास, जो सी एसएससी क्लास में आते हैं, इनके लिए मुंबई में मकान पाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और ये नहीं है कि, जाहिर सी बात है कि जो प्लान्स आपके बन रहे हैं वो बेहतरीन प्लान हैं, चाहे आप पगड़ी मुक्त की बात कर लें या क्लस्टर रीडेवलपमेंट की, लेकिन इस क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, अब जाके उसका कुछ फल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पगड़ी मुक्त मुंबई का अगर जिक्र चल रहा है, तो उसका फल हमें कब मिलेगा, उस फल को एंजॉय करने के लिए हम इस दुनिया में होंगे या नहीं, उस पर भी बड़ा सवाल होना जरूरी है। अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रफ्तार की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंट नहीं है, बिल्कुल है, इंटेंट है, अच्छा काम सभी करना चाहते हैं, लेकिन उस रफ्तार को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, जिसकी जरूरत हम सबको है। जनरेशन इस प्रॉब्लम से भुगतती चली आई है। जरूरत इस बात की है कि हम कम से कम इस कुछ तो अगले चंद सालों में कुछ थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट देखना शुरू करें। जी, तो उसी बुनियादी सवाल पे पवन साहब, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्बा वालों को, और जब हम डब्बा वालों की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़े ऐसे सोसाइटी मास की बात करते हैं जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज भी है, मतलब मैं कहूँगा बहुत एफ्लुएंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा अंडर प्रिविलेज है। उनके लिए जो एक बिल्कुल ही आम कमाई वाला व्यक्ति है, आम, उसके लिए क्या मुंबई आज की तारीख में रहने के लिए एक अच्छी जगह रह गया? मतलब मुझे लगता है लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, चाहे आपको अपना घर ढूंढना हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना हो, चाहे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, चाहे आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कोई दूसरे काम भी करने हैं। तो अब चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला ये शहर है और सब इसमें समाहित हैं, आपके लिहाज से कहाँ पहले फोकस ज़रूरी है? सर बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये तो बोलते हैं ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, जैसा जड़तं त्याला कळतं, मतलब जिसकी तकलीफ उसी को समझ में आती है। राइट सर, एग्जाम्पल तौर पे आपने डब्बावाला कहा, सर इनकी लाइफलाइन 2 ही है, एक तो है लोकल ट्रेन, दूसरी बाइसिकल। साहब बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत गहरे अंदाज से बात कर रहा हूँ। सर बाइसिकल रखने को जगह नहीं है, लोग एक नहीं 2 बाइसिकल देने को तैयार है, रखेगा कहाँ हो? स्टेशन पे रखते हैं तो स्टेशन पर भी सर बड़ी दिक्कतें हैं, बीएमसी के रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा सर पार्किंग, सर छोटी सी पार्किंग करनी है, महीने के सर 200-300 रुपये मांग लेंगे, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? वो साइकिल की यूज़ करता है क्योंकि उसको फ्यूल नहीं है, सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। हम ठोक के बोलते थे पार्किंग का नहीं है, अब पार्किंग लगता है ही नहीं। तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे मैं पहले ही बोला, लोकल ट्रेन। सर आज हो क्या रहा है, डब्बे वालों की दिक्कत है, अब उस पर बोले, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सर पहले कई लोग लोकल ट्रेन के स्टेशन के नज़दीक रहा करते थे, अब सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोकल स्टेशन कहीं दूर बन रही है, वहाँ मेट्रो स्टेशन होगा। आपको तो पता है कि मुंबई में डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, मच्छी वाला, फूल वाला, सब्जी वाला, ये सारे लोगों को लोकल ट्रेन में अलाउड है, लगेज कंपार्टमेंट में। मेट्रो और मोनो ट्रेन में अलाउड नहीं है, बिकॉज वहाँ लगेज कंपार्टमेंट है ही नहीं। तो इनकी
यातायात कहाँ से होती है? सर लोकल ट्रेन। और अभी लगेज कंपार्टमेंट, एक ट्रेन में मान लो 2 या 12 के और 3 लगेज कंपार्टमेंट, तो सर दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स मैं, शायना जी ने बहुत बढ़िया कहा कि केवल कोई एक राजनीतिक सरकार या कोई कारपोरेट, ये सर पार्टनरशिप सभी लोगों की है। अभी हम देख रहे हैं सर हमारे इलाके में स्वच्छता बहुत अच्छे तरह से है। क्यों? हर एक के जहन में भर दिया स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, सर जागरूकता आती है। लेकिन सर जो हमारे कंट्रोल में वो हम कर पाएंगे, लेकिन जो शायद सरकार या कॉरपोरेट या बड़े लोग करेंगे वो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो मेरी अपील है सारे राजनेताओं से, बड़े लोगों से कि खास तौर पे ये आप यदि जहाँ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सर मैं जहाँ रहता हूँ, आप यकीन मानिए बिपिन साहब, जिस बिल्डिंग में 30 लोग रहते थे, 30 मकान थे, वहाँ 125 मकान हो गए उसी जगह पर। वर्टिकल डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द अदर फैसिलिटीज? तकलीफ है साहब, चलने में जगह नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। प्रहलाद सर, थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है, लेकिन चूंकि मुंबई का है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शायना कुछ बोलना चाह रही थी। शायना, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ कि क्या इस शहर की एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये बस वेलकम ही किए जा रहा है सबको, ये किसी को ना नहीं बोल पाता, और वो वेलकम करने की एक कॉस्ट है, वो कितनी बियर करेगा? क्योंकि एक तो ज्योग्राफी भी शायद बहुत फेवरेबल है नहीं इस शहर की, 2 तरफ दरिया, 3 तरफ दरिया, फिर एक दूसरी तरफ फैल रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसकी एक दिक्कत बनती है। लेकिन सारा लोड एक तरफ है, सारी आबादी एक तरफ है। अब उसमें आप कितना मेट्रो बिछाइए, आप उसमें कितनी अंडरग्राउंड मेट्रो बिछाइए, ऊपर से निकालिए, उसी सड़क पे आपको नीचे कार चलानी है, उसी पे ऊपर मेट्रो, वहीं बगल से निकल रही है लोकल ट्रेन, तो खिचड़ी सी पक गई है। सर क्या कहीं फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है? ये सब as it is, it comes to basically politics. जो ये लोग जो सड़क पे इलीगली कैंप करते हैं, बाहर से आते हैं, इनको जगह नहीं होती, फुटपाथ पे बैठते हैं, सड़कों पे ऑक्यूपाई करते हैं, लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, इट्स इलीगल। पर इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है? क्योंकि पॉलिटिशियन जो है हमारे, दे वांट वोट बैंक्स। तो जब ये इन लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके माँ बाप हैं, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपको हकाला दिया जाएगा, तो फिर आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे श्रम के लिए? श्रम तो बढ़ते रहेंगे। इफ यू कीप encouraging people to come and squat on public property, on footpaths, and create vote banks out of them, what do you expect? जी, तो प्रहलाद साहब छोटा बोलते हैं लेकिन बहुत खरा बोलते हैं। शायना, ये कुछ समस्याएं तो मुंबई की ऐसी हैं जिनमें अब तक जो भी सरकारें देखी, अब उसमें कोई भी सरकार आई हो, फॉर एग्जांपल दैट स्लम थिंग और मे बी दैट फुटपाथ थिंग, दैट हॉकर वाला चीज़, अभी बहुत कुछ हुआ। अभी चुनाव के दौरान काफ़ी जगह इस तरह की मुहिम चली, लेकिन अफसोस इतना है कि वो सिर्फ मुहिम बन के रह जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में, रियल लाइफ में, रियल टाइम में नहीं आती और फिर समस्याएं वैसी की वैसी हो जाती हैं। विपिन जी, मैं 2-3 चीज बोलना चाहती हूँ। एक कि अलग अलग वोट बैंक्स है। आज आप देखेंगे तो महिला क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनको शिक्षा मिले, उनके बच्चों के लिए सुरक्षा मिले, खुद के लिए सीसीटीवी कैमरास, आत्मनिर्भर हो सके ताकि वो आगे बढ़े। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो ये घर की जो सोच कल्पना है कि मुंबई जैसे शहर में हमें वसई विरार नहीं जाना है, नाला सुपारा नहीं जाना है, रहना है तो हमारे मुंबई में। तो अब चैलेंज होता है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स जहाँ इतने सारे हुए हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, वहाँ का पार्किंग कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, पानी कहाँ है, स्वच्छता। और फिर आता है कि हमारा युवा से आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है, पोल्यूशन को लेके क्या बड़ी सोच है। तो सबके जो इश्यूज हैं अलग है। और आदरणीय यहाँ आपके शो पे जो पवन भाई साहब हैं, जो डब्बे वाला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोली समाज हो, फिशरमैन हो मुंबई के, वो स्थानिक, वहाँ उनको लगता है कि देखिए कितना पर्यावरण में पोल्यूशन आया है कि हम जाके फिशिंग तक नहीं कर सकते हैं, और हमारा ओरिजिनल जो प्लान था ये डेवलपमेंट के साथ कभी कभार त्रस्त हुआ। सच्चाई ये है कि 1.5 करोड़ की आबादी में इस मुंबई शहर में इतनी सुविधा की आवश्यकता है और इतने एजेंसीज हैं, MMRDA हो, म्हाडा हो,
SRA हो, BMC हो, सभी जो सेंट्रलाइज, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो केंद्र में एक सरकार है, प्रदेश में एक और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक, तो फिर अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और मैं आप सबसे विनती करूंगी कि मुंबईकर को भी ये समझ में आए। आज मैं गई थी कमाटीपुरा और वहाँ जो गंदगी देखने मिलता है, जहाँ लोग सिर्फ रास्ते पे सब कुछ फेंक रहे हैं, वहाँ एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। हमें भी सोचना है कि ये मुंबई माया नगरी हमारी है और हमें साफ सुथरा रखने के लिए शासन प्रशासन को मदद करना चाहिए। वो BMC कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे थे, मैंने पूछा क्या आप बोल नहीं सकते? वो बोले कि कितनी बार बोलें और सेम यही परिस्थिति। तो कहीं ना कहीं हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि निंदा करना, हाँ हम टीवी डिबेट्स पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी आम नागरिक की भी बनती है। पूछूंगा क्योंकि आप बार बार बात कर रही हैं वो त्रियुति की, ट्रिपल इंजन जिसको मैं कह दूं अगर आम भाषा में, लेकिन एक लंबे अरसे तक तो आपकी पार्टी भी, अब चूंकि थोड़ी पार्टी की बात आ ही गई है तो साथ में पार्टनर ही तो थे, तब फिर चीज़ें क्यों नहीं बदली? नहीं, देखिए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 25 साल उबाटा सेना थी BMC में, जहाँ 70,000 करोड़ का बजट है। आप मुझे बताएं, एक STP प्लांट नहीं, एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, एक ब्रिमस्टोव वार्ड नहीं, कहीं भी खड्डे मुक्त मुंबई नहीं। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो है। और दूसरे तरफ मैं राजनीति नहीं लाना चाह रही थी, क्योंकि आप मुझे एक मुंबईकर के नाते पूछ रहे थे, लेकिन जब मिथी रिवर का डीसिल्टिंग स्कैम होता है या फिर लाखों करोड़ जो भ्रष्टाचार हुआ है, जहां लोग जेल भी भेजे जाते हैं, तो ये क्या है? और आज जब हम बोल रहे हैं कि पारदर्शिता, तो ऐसा नहीं है कि AI के टूल्स भी नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, IITians का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इंजीनियर्स जो टॉप क्लास है, जो फुल प्रूफ मेजर्स दे। तो मुझे लगता है बदलते वक्त के साथ बदलती सोच, सिर्फ टिप्पणी पे जाना, ये बोलना हम मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बटेंगे, लुंगी पुंगी, रसमलाई मक्खन, ये सब चीज़ें पे ऊपर फोकस न करते हुए आज वोटर जो है उनको सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस दिखाइए, बताइए और फिर आप वोट मांग सकते हैं। वोट सिर्फ सरनेम्स और दादागिरी पे नहीं चलती है। एक मुझे यहाँ लेना होगा, तो अब तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें नज़दीक हैं, लेकिन क्या हम उम्मीद करें जो भी आए, जैसा भी आए, जिस भी तरीके से करे, शहर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं और इस शहर का हर बाशिंदा, और क्या कुछ किया जा सकता है मिनिमम मैक्सिमम सिटी के अंदर, वो जो मिनिमम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, वो क्या हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने सभी मेहमानों से एक वो आइडियल जवाब। तो आवाज़ अड्डा में आज बात हो रही है सबकी मुंबई सबका विकास, क्योंकि यहाँ महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं जो कि किसी बड़े से बड़े चुनाव से कम नहीं है। पूरे देश की नज़र इनफैक्ट इसके ऊपर है और हम आज एक अलग तरीके का शो यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया और उनसे मुंबई की तस्वीर जानने की कोशिश की है, मुंबई क्या चाहता है वो जानने की कोशिश की है, रादर देन उसके लिए क्या किया जा रहा है वो क्या चाहता है। अब वक्त है कि आप सब लोगों से कुछ प्रायोरिटी वाइज चीज़ें पूछी जाएं। अलग अलग तबके के लोग हैं कार्यक्रम में, अलग अलग जगहों को, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, बस एक चीज़ कॉमन है कि सभी मुंबईकर हैं। तो मैं पवन जी आप ही से शुरू करता हूँ। आप एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नॉट सिर्फ डब्बा वाला, बाकी उस सोशल इकोनॉमिक स्ट्राटा के लाखों लोग इस शहर के अंदर हैं। आपके हिसाब से बहुत कुछ काम हो रहा है, बहुत कुछ काम पास में किया गया, बहुत काम अधूरे हैं, लेकिन प्रायोरिटी उस तबके को देखते हुए आपके लिहाज से क्या होनी चाहिए? सब बहुत सही है। जैसे मुझे शायना जी का एक अंदाज अच्छा लगा और उनको याद होगा वो शबाना आजमी, उन्होंने हमारा सम्मान किया था। इसका कारण कि हमारी जिम्मेदारी और हमारी हिस्सेदारी सर बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर हमारी जिम्मेदारी हिस्सेदारी कब निभाएंगे? जब हमको नज़रअंदाज ना किया जाए, हमारी सुविधा को नज़रअंदाज ना किया जाए। सर बड़े पैमाने पे ग्रोथ डेवलपमेंट सर ये तो वर्ल्ड लेवल पर है। हमारे भारत का विकास जो हम जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर हम साथ तब देंगे जब हमारे हाथ में वहाँ कुछ हो। तो मेरी गुजारिश है सारे सिस्टम से कि वो सिस्टम
ये जो छोटी छोटी चीज़ों के बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों की यादें बड़ी होती है। तो हमारी यादें सर वहाँ जुड़ी है कि हमें पानी, फिर हमें थोड़ी सी फैसिलिटी, सर मकान, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सर किराए का मकान लेने के लिए सर किराया तक देने को मुमकिन नहीं है। ये तो थैंक्स शायद ये हम जैसे लोग या डब्बे वाले, उनके दादा ने घर लिया था 100 साल पहले, 80 साल पहले, तो उनको आज रिडेवलपमेंट घर मिल जा रहा है, वरना सर नए आदमी तो रह नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए कि आम आदमी कैसे कम पैसे में उनकी इनकम के कंपेयर में जी, ना कि तुम्हारे पूरे लोगों के कंपेयर में, वो आम आदमी कंपेयर में उनको किराएदार रहना है, किराया उनको सर जेब से पड़ाना चाहिए। या जैसे सर ने कहा कि 70,000 स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट, सर यहाँ तो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट दे नहीं पाते वो लोग। तो आप कह रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी बेसिक हैं, जो रोजमर्रा की आम आदमी की बिल्कुल जरूरत की थोड़ा चीजें, ध्यान दें। जीवन के लिए जो जरूरी है वो चीजें पे थोड़ा यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए। प्रहलाद साहब, क्योंकि आप एक अलग नजरिए से देखते हैं शहर को एक, मैंने जो शुरू में सवाल पूछ लिया था ब्रांड की, उसकी भी जरूरत है, उस इमेज की भी जरूरत है, उसके लिहाज से क्या इमीडिएट चाहिए इस सिटी को? मुंबई को चाहिए लिवेबिलिटी। हमारे शहर में लिवेबिलिटी फैक्टर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है? पोल्यूशन, ट्रैफिक, क्लियर फुटपाथ्स, पानी, बिजली, घर, और क्या चाहिए? इफ दैट इज प्रोवाइडेड फॉर, विच इज द बेसिक्स, प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर फुटपाथ, क्लियर ऑफ स्क्वाटर्स, लैक ऑफ स्लम्स, जो जिनको इनकरेज नहीं कर रहे हो अपने पॉलिटिशियंस के, तो आके बसो इधर, हमें वोट दो। आई मीन, इफ ऑल दैट इज सॉर्टेड आउट, दिस वुड बी अ ग्रेट सिटी। इट इज ऑलरेडी अ ग्रेट सिटी, बट इट वुड बी मच मोर लिवेबल। अभी नागरिक जो है बहुत परेशान है कि इतना झेलना पड़ता है उनको रोजी रोटी के लिए। जी, तो बहुत अंतर नहीं था यहाँ पवन जी की बात में और प्रहलाद जी की बात में। दोनों ही कुछ बेसिक चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लिवेबिलिटी की बात कर रहे हैं शहर के अंदर, जबकि बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्राटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आखिरी में चाइना जी, मैं आप ही के पास ही आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गुलाम साहब की राय ले लेता हूँ। गुलाम साहब, तो दो चीज़ें, एक पवन साहब ने कही और दूसरी यहाँ पर सर ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, आप चूंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इन सब में महारत रखते हैं, आपके लिहाज से इस शहर को अभी तुरंत किन चीजों की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम जो कुछ हो रहा है? विपिन जी, मैं इजाजत चाहूंगा कि आपने जो मुझे मेरी महारत के दायरे में सीमित कर दिया, उससे बाहर निकल के मैं अपने आप को एक नागरिक के तौर पर कोई राय में देना चाहता हूं, क्योंकि हम इसके नागरिक भी हैं। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हों, उसके बावजूद हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहे हैं, यहीं रहेंगे। मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो लग रही है वो है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन की जरूरत है। आपको इतने कदम ऐसे उठाने हैं जिसके लिए आप में हिम्मत चाहिए, आप में करेज चाहिए। मुझे प्रॉब्लम यही लगा है, कई सालों से मैंने देखा है कि इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप अच्छा बहुत कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हो। मैं एग्जांपल दूंगा, आपने पार्किंग, जो डॉक्टर अग्रवाल साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, पार्किंग, हमने बड़े बड़े पार्किंग टावर्स बनाए, लेकिन वो खाली पड़े हैं क्योंकि वहां पर कोई पार्किंग करता नहीं, बाहर ही लगाते हैं। हमने उस पर फाइन लगाया, 10,000 रुपए पर गाड़ी की फाइन, उसके बाद हमने उसे घटा के फिर वापस से 500-600 रुपए कर दिया। तो वहां पर मैं इस चीज का जिक्र करना चाहता हूं, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन चाहिए, हमें वो नर्व चाहिए कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, फिर चाहे वो आम आदमी हो खास, सबको उसे फॉलो करना है। शायना जी कई बार कह चुकी हैं, कम से कम 2 या 3 बार उन्होंने आज भी उसका जिक्र किया कि इट हैज गॉट टू बी अ कोलैबोरेशन नागरिकों और पॉलिटिशियंस के दरमियान। ये कोलैबोरेशन यहां से शुरू होना है। हम तो चाहते हैं कि आप वो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, करेजियस डिसीजन ले, ये डिसाइड करें कि अगर कल पार्किंग नहीं होनी तो किसी के लिए नहीं होनी, अगर वहां पहुंचे वाला कोई हॉकर नहीं खड़ा होना तो किसी का नहीं होना, अगर वो ऑटो वाले जो एक समय में 6-6 लोगों को बिठाकर बर्फ रफ्तारी से रास्तों पर चलाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो अगर नहीं होने तो किसी के नहीं होने, वो स्कूटर जिस पे 3-3 नौजवान चलते हैं, अगर नहीं चलने तो किसी के नहीं चलने। वो डिसीजन ले लीजिएगा, हम सब आपके साथ हैं, चाहे आप किसी पार्टी को हो। तो यहाँ जरूरत आज इस बात की है कि वो हिम्मत दिखाई जाए, वो करेज दिखाया जाए।
बाकी सारी चीजें जो है वो होती रहेंगी, लेकिन जब तक कि वो करेज सामने नहीं आता, जी। मुंबई का चेहरा बदलता हुआ कम से कम मुझे नहीं दिखता। ठीक है, नाउ फाइनली कमिंग टू यू शायना जी, इसमें आप एक मुंबईकर जी। की तरह भी बोले और क्या हो सकता है वो भी बताएं, क्योंकि सबने अब चीजें रख दी। बंद कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आई लव मुंबई और मुंबई माझी लाडकी। इसका मतलब ये है कि हम सबको हमारे शहर के प्रति आदर सम्मान के साथ स्टेक होल्डर बनना है। अब एक कहावत है कि जान है तो जहां है, तो मैं मानती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में है एयर क्वालिटी इंडेक्स और पोल्यूशन। ये पोल्यूशन में हम सब का भी एक योगदान रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एकनाथ जी शिंदे ज़मीन पे उतर के पाइप लेके डस्ट पार्टिकल्स को साफ करते हैं। तो डीप क्लीन ड्राइव हर एक नागरिक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग या एक स्तर। और रही बात मुंबई जैसे शहर में 300 एकड़ का जो सेंट्रल पार्क बनने वाला है महालक्ष्मी रेस कोर्स पे, मैं मानती हूँ ये ग्रीन लंग है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितने भी ओपन स्पेसेस हम कर सकते हैं ताकि आम नागरिक वहाँ आ सके, एंजॉय कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी हम बरकरार रखें कि कोई डेवलपमेंट न हो मैंग्रोव्स के ऊपर, कोई डेवलपमेंट न हो संजय गांधी नेशनल पार्क पे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है ताकि कार्बन इमिशन कम हो, मेट्रो हो या फिर ट्रेन्स हो या फिर इलेक्ट्रिक बसेस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के दृष्टि से ये सभी कोलैबोरेशन, क्योंकि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू कोएग्जिस्ट विथ अ फुल प्रूफ प्लान, और ये फुल प्रूफ विजन प्लान में मुझे उम्मीद है कि हमारा मुंबई जो आर्थिक राजधानी है और इस पूरे विकसित देश को, यानी कि एक विकसित भारत की जो सोच विचार है आदरणीय प्रधानमंत्री का, उसमें मुंबई की भूमिका बहुत ही अहम रहेगी। और उसके लिए आते हुए 2-3 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, आउटर रिंग रोड, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक ऐप जहां आपको पता चले कि आपको कहां जाना है, कौन सा है फास्टेस्ट रूट, कौन से कम्यूट्स आप कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ AI का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि हमारा शहर सुरक्षित भी रहे, लोगों को आम सुविधा भी मिले और ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। और क्लस्टर रीडेवलपमेंट, कमाटीपुरा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हो, या फिर रमाबाई नगर जहां 17,000 घर दिए गए, या फिर BDD चॉल्स, या फिर पुलिस क्वार्टर्स, या फिर हाउसिंग फॉर सन्स ऑफ द सॉइल जो भूमि पुत्र है, ये सभी बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में मेरी एक ही विनंती है विपिन जी, मुझे बोलना चाहिए या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये महाराष्ट्र प्रदेश ने हम सबको इतना कुछ दिया है, संस्कृति, सभ्यता, कहीं ना कहीं हम सबको मराठी गर्व के साथ ये भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि ये जो एक असिमिलेशन होता है अलग अलग कल्चर्स के, वो बरकरार रहे हमारे इस महान प्रदेश में। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए कि बहुत कुछ है जो इस शहर से इसके लोग चाहते हैं, ये शहर भी उन लोगों से बहुत कुछ चाहता है। डेफिनेटली वो तो हैंड इन हैंड ही होगा, लेकिन इस लंबी फहरिस्त में अब आगे कितनी चीज़ें हो पाती, क्योंकि थोड़ा है और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि शहर ही कुछ ऐसा है। चुनाव आते जाते रहेंगे आई थिंक, लेकिन मुंबई यहीं रहने वाली है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या मुंबई और मुंबईकर जीतेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।